आज का टॉपिक है कोलिजन। कोलिजन का बेसिकली मतलब क्या है? द इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू विच डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज चेंज। मीन्स कोई भी दो बॉडीज या तीन बॉडीज भी हो सकती हैं, यहाँ पे हम सिस्टम की बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी दो बॉडीज हैं उनके बीच में इंट्रैक्शन हो। इंट्रैक्शन कैसे हो? इंट्रैक्शन इस ढंग से हो कि उन दोनों बॉडीज की वेलोसिटीज और डायरेक्शन में क्या आ जाए, चेंज आ जाए। मीन्स इंट्रैक्शन के बाद उन दोनों बॉडीज़ की वेलोसिटीज़ में चेंज आ जाए तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कोलिजन। मान लो सपोज आपके पास स्टार्टिंग में दो बॉल्स थी, बॉल ए एंड बी। बॉल ए मूव कर रही थी विद वेलोसिटी v1 से और बॉल बी मूव कर रही थी विद वेलोसिटी v2 से। जब इन दोनों के बीच में कोलिजन होती है, मीन्स जब वो कोलाइड करते हैं, तो कोलाइड करने के बाद क्या हुआ, ए बॉल लेट्स से मूव करने लग गई विद वेलोसिटी v1 डैश से, और एज वेल एज उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई, मूविंग की लेफ्ट साइड हो गई। पहले क्या थी, अलॉन्ग राइट साइड, अब क्या हो गई उस बॉल की डायरेक्शन, मोशन ऑफ डायरेक्शन अलॉन्ग लेफ्ट साइड। अब इसी तरह बी बॉल की वेलोसिटी पहले v2 थी, तो अब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v2 डैश। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोलिजन, क्योंकि इंट्रैक्शन इस ढंग से हुई है कि उन दोनों बॉडीज़ की वेलोसिटीज़ में चेंज आ गया है। डायरेक्शन में भी चेंज आ सकता है या मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ए बॉल है, ए बॉल की वेलोसिटीज़ के मैग्नीट्यूड में भी चेंज आया है एज वेल एज डायरेक्शन में भी चेंज आया है। बट जो बॉल बी है उसमें डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, डायरेक्शन सेम रही, बट उनके मैग्नीट्यूड में चेंज आ गया है, v2 से v2 डैश हो गया। कोलिजन की आगे टाइप्स हैं, तीन तरह की कोलिजन्स हैं। परफेक्टली इलास्टिक, सेकंड है इनइलास्टिक, थर्ड है परफेक्टली इनइलास्टिक। इन तीनों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला डिस्कस करेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में देखिए काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉडीज़ की क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी, एज वेल एज लीनियर मोमेंटम भी क्या रहेगा, दोनों बॉडीज़ का कंजर्व्ड रहेगा। मतलब ऐसी कोलिजन्स में क्या होगा, दो बॉडीज़ जो कि कोलाइड कर रही हैं उनका, मान लो कोलाइड करने से पहले कोई वैल्यू होगी पर्टिकुलर, कोलाइड करने से पहले दोनों बॉडीज़ की वैल्यूज़ होगी काइनेटिक एनर्जी की भी और लीनियर मोमेंटम की भी। जब दोनों ने कोलाइड किया, लेट्स से ये दोनों बॉडीज़ हैं, इनका पहले लीनियर मोमेंटम था लेट्स से दोनों बॉडीज़ का p, और काइनेटिक एनर्जी था लेट्स से E कंबाइंड। और जब कोलाइड करने के बाद जो दोनों बॉडीज़ मिली आपको, दोनों बॉडीज़ का लीनियर मोमेंटम भी क्या होगा, P होगा, काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, E के बराबर। तो यहाँ से क्या मतलब हुआ कि कोलाइड करने से पहले और आफ्टर कोलाइड जो लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज़ हैं वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है और लीनियर मोमेंटम भी क्या रहता है, कंजर्व्ड। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। देखिए इसका एग्जांपल है जैसे कि कोलिजन्स बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल्स। एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में जो कोलिजन्स होती हैं वो कैसी होती हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स होती हैं। और एग्जांपल है जैसे कि एक बॉल है, वो हाइट से फॉल करती है, कोई पर्टिकुलर हाइट से फॉल करती है, ग्राउंड लेवल पे आई, ठीक है, फिर बाद में ग्राउंड लेवल पे पहुंच के फिर वो क्या करेगी, रीबाउंस करेगी। तो अगर वो वही बॉल रीबाउंस करे अप टू सेम हाइट, जिस हाइट से वो नीचे आई थी, मतलब इफ अ बॉल फॉलिंग फ्रॉम हाइट रीबाउंसेस अप टू द सेम हाइट, तो हम कहेंगे वो कोलिजन कैसी है, जो कोलिजन हुई यहाँ पे बॉल और सरफेस ऑफ अर्थ के बीच में, वो कैसी हुई, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो कोलाइड करने के बाद भी बॉडी जो है वो राइज की सेम हाइट तक, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी एनर्जी में कोई लॉस्ट नहीं हुआ आफ्टर कोलिजन के बाद भी, ठीक है। हियर देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रही एज वेल एज मोमेंटम भी कंजर्व्ड रहा, तो हम कहेंगे ये कैसी कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट है इनइलास्टिक कोलिजन। अब इनइलास्टिक कोलिजन में क्या है, दोनों बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहेगी, बट जो लीनियर मोमेंटम होगा वो कंजर्व्ड रहेगा। इसका एग्जाम्पल यही देख लो, जो कोलिजन्स होती हैं बिटवीन मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। अब यहाँ पे माइक्रो नहीं है, क्या है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज कह सकते हैं। ओके, जैसे कि कोलिजन बिटवीन विंडो एंड अ स्टोन, आपने एक स्टोन फेंका विंडो पेन पे, तो वो जो कोलिजन्स होगी वो कैसी है, मैक्रोस्कोपिक कोलिजन्स। एक और एग्जांपल यही वाला अगर मैं दे सकती हूँ तो वो है कि अगर एक बॉल है वो हाइट से फॉल करती है ग्राउंड लेवल पे, हाइट क्या है h, जब बॉल सरफेस से कोलाइड करेगी और वो फिर से रीबाउंस अगर करे, नॉट अप टू द सेम हाइट, जिस हाइट से वो नीचे फॉल की थी, और अगर वो रीबाउंस ना करे सेम अप टू द सेम हाइट, तो हम कहते हैं वो कोलिजन कैसी है, इनइलास्टिक। उसने अब यहाँ पे देखो, ध्यान दो, वो रीबाउंस क्यों नहीं किया उसने सेम हाइट तक, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में क्या हो गया है, एक्चुअली लॉस हुआ है, तभी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कंजर्व्ड नहीं हुई। मीन्स बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा थी, आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम हो गई, दैट्स व्हाई हेयर काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड बट लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, रिमेन्स कंजर्व्ड। ओके, इसके बारे में हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। देन थर्ड है दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या चीज़ है, जैसे कि सपोज आपके पास एक बुलेट थी, एक बुलेट है, ये मूव कर रही थी कि कुछ वेलोसिटी के साथ, रास्ते में एक वुडन ब्लॉक है, ये रेस्ट पोजीशन पे पड़ा है, तो ये ब्लॉक क्या, ये लेट से ये बुलेट जो है वो मूव करते करते इस ब्लॉक के साथ कोलाइड करती है। कोलाइड करने के बाद तो क्या होगा, ये जो बुलेट है वो इस ब्लॉक के अंदर चली जाएगी, देन आफ्टर दैट ब्लॉक एज वेल एज बुलेट दोनों सेम कंबाइंड वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो इसको कहते हैं हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ओके, जिसमें द कोलिजन इन विच द टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन stick together and move as single body। ओके, कोलिजन करने के बाद वो दोनों बॉडीज क्या हो जाए, एक सिंगल बॉडी की तरह मूव करना स्टार्ट कर दें, तो उसको हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। इसमें भी वही सेम चीज़ है कि काइनेटिक एनर्जी तो क्या रहती है, नॉट कंजर्व्ड रहेगी इसमें, बट लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। ओके, then you have other derivations। then you have टॉपिक है आपका इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसमें हम इलास्टिक कोलिजन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंसिडर कीजिए आपके पास दो बॉडीज हैं, कंसिडर कीजिए, एक बॉडी है ए, दूसरी बॉडी है बी। ए बॉडी का मास है m1 और बी बॉडी का मास है m2। ए बॉडी मान लो इनिशियली मूव कर रही थी विद वेलोसिटी u1 से, और बी बॉडी मूव कर रही थी विद वेलोसिटी u2 से। अब इस कुछ टाइम बाद इन दोनों के बीच में कोलिजन होती है। अब कोलिजन करने के बाद फिर ए बॉडी मूव करने लग जाती है विद वेलोसिटी v1 से, और बी बॉडी मूव करने लग जाती है विद वेलोसिटी v2 से। तो ये क्या है, बिफोर कोलिजन की प्रोसेस है, और ये है आफ्टर कोलिजन की प्रोसेस। बिफोर कोलिजन में लेट्स से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज़ हैं दोनों बॉडीज़ की। ए बॉडी का मास है m1 और
इसकी वेलोसिटी है u1, तो ए बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर। इसी तरह बी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m2 u2 स्क्वायर। अब इसके बाद लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। ए बॉडी का लीनियर मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी m1 u1, बी बॉडी का लीनियर मोमेंटम होगा m2 u2। तो हम कह सकते हैं ये जो टोटल लीनियर मोमेंटम है बिफोर कोलिजन क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2। क्या किया, दोनों बॉडीज का कंबाइंड लिख दिया लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम दैट इज लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए प्लस लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। इसी तरह अब आफ्टर कोलिजन की बात करेंगे। आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ए है बॉडी की हाफ m1 v1 स्क्वायर, बी बॉडी की होगी हाफ m2 v2 स्क्वायर। इसी तरह लीनियर मोमेंटम होगा ए बॉडी का m1 v1, बी बॉडी का होगा m2 v2। देन यू हैव, यहाँ पे भी लिखोगे टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी देन आफ्टर दैट इसी तरह आप काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो कि बिफोर कोलिजन्स थी वो होगी हाफ m1 u1 स्क्वायर दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी। इसी तरह टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन हो गई हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशन, दैट इज इलास्टिक कोलिजन डिस्कस कर रहे हैं। इलास्टिक कोलिजन में आपको पता है क्या है कि काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है, एज वेल एज लीनियर मोमेंटम की भी क्या रहेगा, कंजर्व्ड। तो बारी बारी हम ये दोनों डेफिनेशंस अप्लाई करवाएंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन पहले करवा देते हैं हम कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, कि लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। इसका मतलब कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन था वो किसके बराबर होगा, टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन देखिए कौन सा, ये वाला, और आफ्टर कोलिजन ये वाला। दोनों को इक्वेट कर दीजिए। पहले बिफोर कोलिजन है m1 u1 प्लस m2 u2 और आफ्टर कोलिजन क्या है m1 v1 प्लस m2 v2। अब इस इक्वेशन को जस्ट सिंप्लीफाई कर देना है हमने। तो इसमें देखिए ये है m1 है, एक ये m1 है। जो m1 वाली टर्म्स हैं वो एक साइड ले जाओ तो आपके पास मिलेगा m1 u1, m1 v1 जो है अगर लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये है m2 v2। अब ये m2 u2 को आपने राइट साइड लेके जाना है तो अगेन ये भी नेगेटिव का हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, m1 कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचा u1 माइनस v1। इसी तरह m2 को इधर से कॉमन ले लीजिए तो ये अंदर बचा v2 माइनस u2। देन इस इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। देन अगेन इसी तरह आप काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लगाओगे। काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन की बात ये रखते हैं। बिफोर कोलिजन क्या है, ये वाली वैल्यूज़ को इक्वेट कर दो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के साथ तो आपके पास मिलेगा एक्सप्रेशन हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ
m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ओके, इसमें भी अब देखिए m1 वाली टर्म्स एक साइड ले जाओ और m2 वाली टर्म्स को दूसरी साइड, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इसको, इस टर्म को आपने लेफ्ट साइड लेके आना है तो माइनस का हो जाएगा ये, देन राइट साइड आ जाएगा हाफ m2 v2 स्क्वायर, इसको आप राइट साइड लेके जाओ तो माइनस हाफ m2 u2 स्क्वायर, देन इट विल बी अगेन यहाँ पे भी आप m1 कॉमन लीजिए, हाफ m1 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इधर से हाफ m2 कॉमन आ जाएगा, हाफ m2 अंदर क्या आ जाएगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे, मैथ्स में फॉर्मूला पड़ा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर। वो फॉर्मूला आपने यहाँ भी अप्लाई करना है एज वेल एज यहाँ पे भी अप्लाई करना है, तो आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बन जाएगा u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 इज इक्वल टू हाफ m2। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा v2 माइनस u2 देन v2 प्लस u2। ओके, देन अब इसके बाद इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन मिली थी और जो ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और एंड सेकेंड इक्वेशन को आपने डिवाइड करना है, डिवाइड सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन, तो कर दीजिए डिवाइड। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन पहले लिख रही हूँ, उसको डिवाइड करना है फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट साइड से। फर्स्ट इक्वेशन है m1 u1 माइनस v1, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, अब इसी तरह सेकेंड इक्वेशन लिखिए, सेकेंड इक्वेशन की राइट साइड लिखिए, सेकेंड इक्वेशन की राइट साइड को डिवाइड करना है फर्स्ट इक्वेशन की राइट साइड से। फर्स्ट इक्वेशन की राइट साइड है m2 v2 माइनस u2, m2 v2 माइनस u2, देन यहाँ पे आपके पास टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, टर्म्स कैंसल आउट हो गई, आपके पास मिला हाफ भी कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से पे भी ऑलरेडी कैंसल हो रहा है, तो आपको मिलेगा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। अब इस इक्वेशन से आप एक्चुअली वैल्यूज़ निकाल लोगे, आपके पास मिल गया दैट इज़ u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। देन आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया दैट इज़ u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। आपको बेसिकली इस पूरे एक्सप्रेशन में v1 एंड v2 की वैल्यूज़ निकालनी है। v1 v2 एक्चुअली है क्या, जस्ट वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन, तो मेन आपको ये फाइंड आउट करना है v1 एंड v2। तो इसके लिए आप क्या करो, ये जो अब आपके पास इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन में से आप सबसे पहले फाइंड आउट कर लो वैल्यू ऑफ v2 आप निकाल लीजिए। v2 बराबर आ जाएगा u1 प्लस v1 माइनस u2, यहाँ से v2 निकाल लीजिए, ये आ गया u1 प्लस v1 माइनस u2। अब इस इक्वेशन को नाम दे दो जस्ट इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन नंबर 3 आपको यूज़ करनी है इन इक्वेशन नंबर जो आपने लीनियर मोमेंटम के केस में निकाली थी, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करनी है। इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करनी है आपको ये इक्वेशन, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1 थी आपके पास m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। यहाँ पे आप v2 की वैल्यू डाल दीजिए, v2 की वैल्यू यहाँ पे दिस वन u1 प्लस v1 माइनस u2 माइनस u2। ओके, तो यहाँ से आपके पास वैल्यूज़ निकलेगी, v1 की वैल्यू निकलेगी आपके पास
v1 की वैल्यू मिलेगी आपको u1 प्लस v1, ये बन जाएगा -2u2। ओके जी, तो फाइनली आपके पास ये v1 की वैल्यू आपको चाहिए, तो v1 वाली जो टर्म्स हैं आप एक साइड कर लो, क्योंकि आपको v1 निकालना है। तो इसके लिए आपको सारी ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी। ये है v1, एक है ये है v1। ओके जी, बाकी सारी टर्म्स को एक साइड ले जाओ। और v1 की जो टर्म्स हैं वो मैं सारी राइट साइड पे रख रही हूँ, ताकि मैं v1 जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकूँ। तो v1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा m2 प्लस m1, और लेफ्ट साइड पे आ गया आपके पास m1u1 माइनस m2u1 प्लस 2m2u2। तो यहाँ से जस्ट v1 निकाल लीजिए, तो v1 मिल गया m1u1 माइनस m2u1 प्लस 2m2u2 अपॉन m1 प्लस u2। यहाँ से आप u1 भी कॉमन निकाल सकते हो, u1 कॉमन आ गया तो बन गया m1 माइनस m2 प्लस 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपके पास आ गई वेलोसिटी v1, ए बॉडी की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। इसी तरह v2 निकालोगे, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4। अब आप v1 निकालने के लिए क्या करो, यूज इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3। यूज 4 इन 3। तो देखिए 4th इक्वेशन क्या आती है आपके पास, v2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1, v2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1 माइनस u2, ये थी। ओके जी, बस ये v1 की वैल्यू आपने इसमें डाल देनी है और आपके पास वैल्यू मिलेगी v2 की। ओके जी, बहुत सिंपल है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। m1 प्लस m2 इंटू माइनस u2। अब इसको आप ओपन करोगे, जब सारी सिंप्लीफिकेशन है, जैसे एलसीएम लेना है और कुछ नहीं है, तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2m1u1 प्लस u2 इंटू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके जी, ये है आपके पास फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल या बॉडी b। ओके जी, देन आफ्टर दैट आपके पास केसेस हैं कुछ। फर्स्ट केस है कि अगर जो दोनों बॉडीज़ हैं उनका मास सेम है, मतलब m1 और m2 दोनों बॉडीज़ जो थी उनका मास अगर सेम रख देते हैं, तो v1 की वैल्यू क्या मिलेगी, v2 की वैल्यू क्या मिलेगी, वो निकालना है। तो इसके लिए क्या करो, m1 एंड m2 की जगह पे जस्ट m रिप्लेस कर दो, तो आपको जो v1 मिलेगा, v1 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी u2 के बराबर, और v2 की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी u1 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों बॉडीज़ क्या करेंगी, उनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। ओके जी, ये है आपके पास केसेस, एक ही केस था इसका।